ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 12 इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस। क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 12 इन्वेस्टिगेटिंग द स्पेस। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से आज मैं शुरू करवाऊंगा। क्वेश्चन 6 और 7 भी करवा दूंगा, लेकिन इस लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी रिपीट में बता दूंगा। कुछ बच्चों को इसके बारे में कन्फ्यूजन है कि क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 का भी आंसर कहाँ से लेकर कहाँ तक याद करना है। मज़ीद एक चीज़ और बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हम कितना याद करें, हमें आंसर नहीं मिलता। तो भाई मैं क्वेश्चन भी इधर से पढ़ा लेता हूँ, आंसर भी पूरा पढ़ा लेता हूँ। आंसर में ये नहीं होता कि कितना याद करें, आंसर जितना होता है वो पूरा याद करना होता है। हाँ, जब आप लिखते हो तो आप एक या दो जुमले अक्सर भूल जाते हो, तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हेडिंग आपको एक्सप्लेन करना है। अब जैसे गैलेक्सीज के 3 टाइप्स हैं, तो वो तीनों के 3 आज मैं पढ़ाऊँगा, 3 या जितने भी है सारे पढ़ाऊँगा। अब आप हर एक के ऊपर उतना तो नहीं लिखेंगे ना जितना बुक में है, आप उससे बेशक कम लिख लें, आप आधा लिख लें। जैसे 10 क्वालिटीज़ है किसी गैलेक्सी की, तो आप 4 लिख लें, 5 लिख लेना, ठीक है। अब ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ओके, टाइप्स ऑफ गैलेक्सी से पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ गैलेक्सी, उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। वी हैव लर्न दैट आफ्टर द बिग बैंग द यूनिवर्स assumed the form of huge clouds. These clouds of gases and dust formed stars. A galaxy is a very large group of stars, nebulae, gases, dust and planets. बिग बैंग के बाद इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा क्लाउड बन गए, बादल छा गए हर जगह, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा आलूदगी थी, धुआं था, गर्द गुबार था। These clouds किस चीज़ से बने थे? गैसेज से बने थे। एंड डस्ट फॉर्म स्टार्स, ऐसे डस्ट थे जिससे बाद में स्टार बना। कोई आम डस्ट नहीं था, काफ़ी ज़्यादा हॉट डस्ट था, काफ़ी ज़्यादा हीट वाला डस्ट था। अ गैलेक्सी इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, नेबुला, गैसेज, डस्ट एंड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, डस्ट, गैसेज, नेबुला और स्टार्स, इन सबको मिलाए तो एक ग्रुप बन जाता है और उस ग्रुप को गैलेक्सी कहते हैं। सो गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जब मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूँ तो जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे एंड पे फिर पूछ सकते हैं। अ गैलेक्सी में कंटेन बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हो सकते हैं। तो सुने ज़रा, एक गैलेक्सी कितना बड़ा होगा। Astronomers have used special instruments to identify about 1 billion galaxies. Astronomers special instrument यूज़ कर चुके हैं ताकि वो इस 1 बिलियन गैलेक्सीज को आइडेंटिफाई कर सके। और सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हम जिस गैलेक्सी में आते हैं उसको मिल्की वे कहते हैं, मतलब हमारा सोलर सिस्टम पूरा, ठीक है, जिसमें 8 प्लैनेट्स हैं। इसमें से एक प्लेनेट अर्थ है और अर्थ से बड़े बड़े प्लैनेट्स भी है, सन भी है। सन इज़ ए स्टार, सन इज़ ए स्टार। तो ये सन और 8 प्लैनेट्स मिलके सोलर सिस्टम बनाता है, और वो सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। इसका मतलब मिल्की वे गैलेक्सी में और भी बहुत ज़्यादा सिस्टम्स है, और ये सिर्फ एक गैलेक्सी है जो मिल्की वे है, इसके अलावा और गैलेक्सी भी है। तो आप खुद सोच लो कि कितना बड़ा स्पेस है, और फिर आखिर में सोच लो कि इसका मालिक, इसका खालिक कितना बड़ा होगा। अल्लाह अकबर। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज है, सिर्फ मिल्की वे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। साइंटिस्ट क्लासीफाई गैलेक्सीज इन 3 मेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। साइंटिस्ट ने गैलेक्सीज की क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में की है, जिसमें से पहला क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी। व्हाट इज स्पाइरल गैलेक्सी? अ गैलेक्सी दैट हैज़ अ फ्लैट डिस्क लाइक शेप विद द बल्ज इन द सेंटर इज कॉल्ड अ स्पाइरल गैलेक्सी। यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आप ये पूरा पैराग्राफ याद कर लो,
आपको मैं पूरा पढ़ा लेता हूँ, आप इसमें से कोई भी 3 जुमले उठा ले, याद कर ले, बस बात खत्म। ठीक है, पहला जुमला लाजमी याद करें जो डिफिनेशन हो, डिफिनेशन को आप लाजमी लिखेंगे। उसके बाद आप कोई भी 2 या 3 जुमले बस लिख ले, आपका स्पाइरल का काम कंप्लीट। अगर आप पूरा लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, एक्सेलेंट, सबसे बेस्ट समझा जाएगा। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सीज, a galaxy that has flat disc-like shape with a bulge in the center is called a spiral galaxy. Flat, बिल्कुल फ्लैट, मतलब कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है इसमें। डिस्क लाइक शेप, जैसे राउंड डिस्क होता है ना, तो डिस्क तरह की इसकी शेप है। एंड बल्ज इन द सेंटर, सेंटर में इसका बल्ज है। बल्ज का मतलब है कि सेंटर में ऐसे नीचे की तरफ गया हुआ है। स्पाइरल गैलेक्सीज में हैव फ्यू और मेनी स्पाइरल्स आर कर्व्ड आर्म्स। इसकी जो आर्म्स होते हैं ना वो स्पाइरल होते हैं। जैसे आप लोगों ने स्पाइरल रजिस्टर का नाम सुना है, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ स्पाइरल रजिस्टर ले लो। वो जो स्पाइरल के एंड पे ना कर्व से बने होते हैं, स्पाइरल से बने होते हैं, जलेबी की तरह ऐसे स्पायर सा होता है। ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड गैसेज इज प्रेजेंट इन दीज गैलेक्सीज। द मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा और स्पाइरल गैलेक्सी। तो बस यहाँ तक इसको याद कर लो, बस ये निशान लग गया, यहाँ तक इसको आप कंप्लीटली याद कर ले, काफ़ी है। अब मैं आगे पढ़ा लेता हूँ क्योंकि आगे कोई एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इसलिए पढ़ना पूरा है, याद इधर तक कर लो। द मिल्की वे गैलेक्सी contains 100 to 200 बिलियन स्टार्स, वाओ, जिसमें से एक सन भी है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सीज में 100 to 200 बिलियन लिखा है बेटा, 100 to 200 स्टार्स नहीं लिखा, 100 to 200 बिलियन स्टार्स। ठीक है, 100 to 200 बिलियन स्टार्स। मैंने कहा कि स्पाइरल गैलेक्सी आप यहाँ तक याद कर लो तो काफ़ी है, लेकिन इससे आगे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई याद कर सकता है वेल एंड गुड, अदरवाइज सिर्फ रीड कर लेना ताकि ऑब्जेक्टिव में आए तो आप लोग कर सकते हो, कर सको। ओके, यहाँ तक भी कर लो तो काफ़ी है। अच्छा, लेकिन आगे रीड कर लेना ताकि कोई एमसीक्यूज वगैरह आए तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सको। द सन इज अबाउट 30,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। सन जो है वो उसके सेंटर से 30,000 माइल्स अवे है। सन इज अबाउट 30,000 लाइट ईयर्स, सॉरी नॉट माइल्स, लाइट ईयर्स, मैंने बताया था लाइट ईयर्स is the unit of distance. Light years is the unit of distance, not time. Okay, light years का मतलब है कि लाइट एक साल में जितना फासला कवर करती है उस फासले को लाइट ईयर कहते हैं। सूरज की रोशनी एक जगह से दूसरी जगह चलना शुरू करे और साल गुजर जाए तो इस साल में जितना डिस्टेंस इस सूरज की रोशनी ने कवर किया, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। अब सन जो है ना वो अपने सेंटर से साइड तक का डिस्टेंस 30,000 लाइट ईयर्स है, मतलब इतना बड़ा है सूरज, खुद सोच लो। अब इतना बड़ा सूरज है और सूरज मिल्की वे के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मिल्की वे के अंदर इस सन जैसे 100 to 200 बिलियन स्टार्स होते हैं, जिसमें से एक स्टार जो है वो सन कहलाता है। The Milky Way galaxy is moving with a speed of 2,200,000 किलोमीटर पर आवर इन स्पेस। स्पेस में मिल्की वे गैलेक्सी की ये स्पीड है। ठीक है, एंड्रोमेडा इज अबाउट 2,250,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द मिल्की वे गैलेक्सी। इट इज़ आवर नेबरिंग गैलेक्सी, मतलब एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से कितना दूर होता है, खुद सोच लो। ठीक है, मतलब हमारा मिल्की वे आता स्पाइरल शेप में है, इसलिए इसको स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। एंड्रोमेडा भी स्पाइरल में आता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2,250,000 लाइट ईयर्स है, मतलब इतना ज़्यादा दूर है एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट है एलिप्टिकल गैलेक्सी। दीज आर ओवल शेप्ड गैलेक्सीज। These galaxies do not rotate as spiral galaxies around their axis. An elliptical galaxy contains less amount of dust and gases as compared to
स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑफ कर दें, अदरवाइज यू विल बी एग्जेक्टेड फ्रॉम क्लास। दीज आर ओल्ड शेप्ड गैलेक्सीज, दोबारा देख लें, ओल्ड शेप्ड गैलेक्सीज है, एलिप्टिकल। दीज गैलेक्सीज डू नॉट रोटेट ए स्पाइरल गैलेक्सीज अराउंड दियर एक्सिस। ये गैलेक्सीज स्पाइरल की तरह अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट नहीं करते। An elliptical galaxy contains less amount of dust and gases as compared to spiral. स्पाइरल के मुकाबले में इसमें डस्ट और गैसेस कम होते हैं। Trillions of stars may be present in the elliptical galaxy. इसमें स्टार्स की तादाद ट्रिलियंस हो सकती है। New stars cannot form in most elliptical galaxies. अच्छा, यहाँ नए स्टार्स बर्थ नहीं लेते, बल्कि जो पुराने स्टार्स ऑलरेडी मौजूद है वही होंगे। मोस्ट ऑफ देम कंटेन ओनली रेड स्टार्स। इसमें ज़्यादातर रेड स्टार्स है, ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रहा है इसकी पिक्चर। इसमें ज़्यादातर ओल्ड स्टार्स है, नॉट रेड, ओल्ड स्टार्स। मोस्ट ऑफ देम कंटेन ओनली ओल्ड स्टार्स। इर्रेगुलर गैलेक्सी, दीज गैलेक्सीज हैव नो डेफिनेट शेप, इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। The stars in an irregular galaxy do not appear to be grouped in any set shape. Irregular galaxy में जो stars होते हैं वो किसी proper shape में नहीं होते। These galaxies have many shapes and sizes. The clouds of Magellan is an irregular galaxy. एक galaxy है जिसका नाम है clouds of Magellan, ये इसका example है। It is a very small galaxy near the Milky Way. ये स्मॉल गैलेक्सी है और ये मिल्की वे के काफ़ी करीब पड़ता है। दीज गैलेक्सीज आर नॉट वेरी कॉमन, ये गैलेक्सी ज़्यादा कॉमन नहीं है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इर्रेगुलर गैलेक्सीज। और इस तरह आप लोगों का गैलेक्सी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, राइट नोट्स ऑन स्टार डिस्टेंसेस and safety methods to use when observing the sun. So star distances, हम स्टार्ट कर लेते हैं। The stars are very far away from us. They are also at great distances from each other. ये मैंने वैसे लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया भी था, लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। Distances between stars are so great that these cannot be measured in kilometers. Instead, we use light years to express the distance in the universe. Stars हमसे काफ़ी दूर है, और सिर्फ हमसे दूर नहीं है, स्टार्स एक दूसरे से भी काफ़ी दूर होते हैं, और इतने दूर होते हैं कि हम किलोमीटर्स वगैरह में तो मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए हम एक डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर, वो यूज़ करते हैं। पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया ना कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डैश टाइम या डिस्टेंस, तो आपने आंसर लिखना है डिस्टेंस, बिकॉज लाइट ईयर इज़ ए मेजर ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। लाइट ईयर इज़ ए मेजर ऑफ डिस्टेंस। ओके, कितना डिस्टेंस होगा? The light covers in 1 year with a speed of 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड के साथ अगर ये लाइट एक साल लगा ले और उस साल में जितना डिस्टेंस कवर करे उसको एक लाइट ईयर कहते हैं। इट सीम्स दैट लाइट ईयर इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। द सन इज आवर क्लोजेस्ट स्टार इन आवर गैलेक्सी। The next closest star, Proxima Centauri, is 4.2 light years away from us. जो Proxima लाइट स्टार है ना, जो Proxima स्टार है वो 4.2 लाइट ईयर्स हमसे दूर है, ठीक है। We can also say that light of this star will make 4.2 years to reach the earth. इसका मतलब सन तो हमें बहुत करीब है, क्योंकि सन की रोशनी तो हम तक पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट्स लगा लेती है और ये सारा डिस्टेंस कवर कर लेती है, ठीक है। प्रोक्सीमा जो स्टार है वो अर्थ को पहुंचने में 4.2 ईयर्स लगा लेता है। तो इतना सही स्टार का डिस्टेंस का टॉपिक था। पेपर में आ जाए तो आप लोगों ने ये दूसरा पैराग्राफ तो लाजमी लिखना है, और ये पहले पैराग्राफ में आप सिर्फ यहाँ से लिख लें, वी यूज़ लाइट ईयर्स टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन द यूनिवर्स। तो
बस यहाँ तक लिख लेना, बस ये काफ़ी है, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, सेफ्टी टिप्स फॉर ऑब्जर्विंग द सन। The sun emits dangerous radiation. Viewing directly into the sun can damage our eyesight. Make sure the safety of your eye before viewing the sun. Number 1. A pinhole or small opening is used to view the image of the sun on a screen placed a half meter or more beyond the opening. सन को आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, सन से बहुत डेंजरस रेडिएशन एमिट होते हैं जो आपके आई साइट को डैमेज कर देगा। इसलिए आप ये 3 किस्म की मेजरमेंट दी है, इसके ज़रिए आप सन को देख सकते हो। पहले एक पेन होल कैमरा और एक ऐसा स्मॉल ओपनिंग जिससे आप सन को देख सकें। देखिए, अ पेन होल इज यूज्ड टू व्यू द इमेज ऑफ द सन ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड अ हाफ मीटर फ्रॉम दैट ओपनिंग। मतलब एक छोटा सा होल है, ओके, उससे सूरज की रोशनी आ रही है, दूसरी साइड पे स्क्रीन लगा है हाफ मीटर, उस स्क्रीन के ऊपर जैसे शीशे का स्क्रीन है या किसी भी चीज़ का स्क्रीन है, तो उस पर वो रोशनी पड़ रही है, तो स्क्रीन से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। नो यूज 2 or 3 शीट्स ऑफ एक्सरेज फिल्म फॉर व्यूइंग द सन। सन को देखना है तो एक्सरे की जो फिल्म नहीं मिलते जिसपे हम एक्सरे करते हैं, इस तरह 2 से 3 शीट ले ले, तब आप सन को व्यू कर सकते हो। रिमेंबर, नो फिल्टर इज सेफ फॉर यूज विद एनी ऑप्टिकल डिवाइस, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर। इसमें आप कोई भी फिल्टर यूज करेंगे तो ये सेफ नहीं होगा ऑप्टिकल डिवाइसेस के लिए। नो फिल्टर इज सेफ फॉर यूज विद एनी ऑप्टिकल डिवाइस, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स वगैरह में आप कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। इस तरह हमारा इस चैप्टर का ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर बताऊंगा। बाकी मैंने पूरा पढ़ा लिया, इसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने इससे भी ज़्यादा पढ़ा लिया था। आज तो मैंने सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ए लो मास स्टार। Describe the life cycle of a low mass star. Okay students, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था, द लाइफ ऑफ स्टार्स। ओके, यहाँ से ये टॉपिक शुरू हो जाता है। पहले है बर्थ ऑफ ए स्टार, अब मैं आप लोगों को आखिर में बता भी देता हूँ कि शॉर्ट कर देना है। डेथ ऑफ ए स्टार और रेड जाइंट स्टेज और डॉर्फ स्टेज। तो पहला ऑप्शन तो आप लोगों के पास ये है ना इसका आंसर लिखने के लिए कि आप बस रेड जाइंट स्टेज और डॉर्फ स्टेज सिर्फ लिख लें, बस ये पूरा हो जाएगा। आप ये 2 पैराग्राफ लिख लें, इसमें ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ओके, लेकिन इससे शुरू में लिख लें कि द लाइफ ऑफ ए स्टार कंसिस्ट ऑफ द बर्थ ऑफ ए स्टार एंड द डेथ ऑफ ए स्टार, देन द डेथ ऑफ द स्टार फर्दर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। तो उन दोनों स्टेप्स में आप ये वाली चीज़ लिख देना। अगर आप नहीं कहते कि नहीं मैंने सर बर्थ ऑफ ए स्टार भी पूरा लिखना है, तो उसमें मैं आप लोग को निशान लगा देता हूं कि कितना। ए यहां से लेकर यहां तक, बस बर्थ ऑफ स्टार भी अगर आप साथ लिखना चाहते हो तो ये लिख लेना, और डेथ ऑफ स्टार में तो मैंने आप लोग को बता दिया कि वो 2 ब्रांचेज है, ठीक है। बर्थ ऑफ स्टार बता दिया, और डेथ ऑफ स्टार में आप लोगों ने ये पूरा लिखना है, रेड जाइंट और डॉर्फ स्टेज। तो एक होती है पैदाइश और एक होती है मौत। क्लियर हो गया? बस ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया ये लेक्चर चैप्टर नंबर 12 का। इसमें मैंने एक चीज़ भी नहीं छोड़ी, ये मुकम्मल तौर पे। ओके स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स। आप बेशक पूरा रीड कर लेना, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैक होल की जो डिफिनीशन है ये वो बता देता हूँ। ये लास्ट पैराग्राफ, अ ब्लैक होल इज सो डेंस that nothing can escape from it due to its very strong gravity। देखिए ये असल में पूरी कहानी है, तो ये पूरी कहानी तो आपको स्टार्ट से समझनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ब्लैक होल वाला करा रहा हूँ, ठीक है। बल्कि यहाँ से पढ़ लेते हैं, सम टाइम्स आफ्टर द सुपरनोवा एक्सप्लोजन। बेटा एक एक्सप्लोजन है, उसका नाम है सुपरनोवा, बस उसको तो आप जहन में रख लें, वरना हमें सुपरनोवा भी पीछे से लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो मैसिव स्टार्स होते हैं ना,
उसका एक अपना लाइफ स्पेन है, ठीक है। मैसिव स्टार्स का अपना एक लाइफ स्पेन है। बल्कि पूरा पढ़ा लेता हूँ, लेकिन याद इतना करना है जितना मैंने निशान लगा लिया। अभी पूरा पढ़ा लेता हूँ, गौर से देखना ज़रा, ताकि कहानी आपको क्लियर हो ना, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से याद कर लो। स्टार्स मोर देन 6 times as massive as our sun called massive stars. A massive star has short lifespan than the sun or other low mass stars. Hydrogen in the core of a massive star is used up with a much fast speed. अच्छा, एक्सरसाइज की तरफ दोबारा आ जाए ज़रा। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना 187 पेज पे, उसमें लिखा है राइट द लाइफ साइकिल ऑफ ए लो मास स्टार। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है लाइफ ऑफ ए मैसिव स्टार। ये क्या है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैसिव स्टार मतलब हाई मास के स्टार्स का ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्स मोर देन 6 times as massive as our sun are called massive stars. A massive star has short lifespan than the sun or other low mass stars. Hydrogen in the core of a massive star is used up with a much fast speed. मैसिव स्टार के सेंटर में जो हाइड्रोजन है वो तो सारे का सारा यूज हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत फास्ट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। आफ्टर ओनली 50 to 100 million years no hydrogen is left in the core of a massive star. 50 to 100 million years गुजरने के बाद हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा मैसिव स्टार के सेंटर में। At this time the core collapses and the star become 1000 times greater than the original size. ऐसे श्रिंकेज खत्म हो जाएगी, ऐसे रिलैक्स हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। कोर कोलैप्स मतलब कोर टूट जाएगा। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो कोर पूरे का पूरा टूट गया और स्टार अपने ओरिजिनल साइज से 1000 टाइम ऐसे फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इट इज कॉल्ड सुपर जायंट। इसको क्या कहते हैं, सुपर जायंट। विद द पैसेज ऑफ टाइम द सुपर जायंट बिकम्स सो डेंस दैट इट कैन नॉट बियर द प्रेशर ऑफ आउटर लेयर्स। टाइम गुजरने के साथ साथ सुपर जायंट डेंस हो जाएगा, क्योंकि ये आउटर लेयर्स के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लेयर्स काफ़ी दूर दूर तक चले गए। द आउटर लेयर्स क्रैश इनवर्ड विद अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन कॉल्ड सुपरनोवा। तो जो आउटर लेयर है वो अंदर की तरफ क्रैश हो जाएगा और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा, उसको कहते हैं सुपरनोवा। एट द टाइम ऑफ सुपरनोवा द लाइट ऑफ द स्टार बिकम्स मच मोर देन ऑल अदर स्टार्स ऑफ द गैलेक्सी। Great shells of gases fly up the star. Only the tiny core of the stars remain left. This core contains only neutrons, so it is a neutron star. Supernova के time light of the star become much more than all other stars of the galaxy. इस स्टार का जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गैलेक्सी के दूसरे स्टार इतने लाइट नहीं दे रहे होंगे और इससे शेल्स फ्लाई कर रहे होंगे। जैसे बम पड़ता है ना और उसके शेल्स जैसे साइडों पे चले जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी तो सारी गई, सिर्फ स्टार का टाइनी कोर रह जाएगा। टाइनी का मतलब है छोटा सा, और इस कोर के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन्स होंगे, जिसको हम इसलिए न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली डेंस। बस ये तो हो गई ऊपर की कहानी। अब ब्लैक होल, समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ से आप लोगों ने याद करना है। Sometimes after the supernova explosion, the massive star becomes a black hole. Massive star black hole बन जाता है। A black hole is so dense that nothing can escape from it due to its very strong gravity. Black hole इतना dense होता है कि इसकी strong gravity की वजह से कोई चीज़ इससे भाग नहीं सकता। Even light cannot escape from a black hole. Light भी इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए तो इसको ब्लैक होल कहते हैं। ये लाइट भी नहीं देता, इसलिए नज़र भी नहीं आता। एंड इज़ नो मोर ग्लोइंग, और ये और चमक नहीं दिखाएगा, इसकी चमक ख़त्म हो जाएगी। इन फैक्ट द ब्लैक होल इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मैसिव स्टार। मैसिव स्टार के लाइफ साइकिल का जो सबसे आखिरी स्टेज है, लास्ट स्टेज, वो ब्लैक होल है। तो ये ब्लैक होल भी पेपर में आ चुका है, ठीक है। सरगोदा या लोटोपा में नाम भूल गया, मेरे ख्याल में सरगोदा में आ चुका है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पूरा एक्सरसाइज पढ़ा लिया ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से स्टडी कर सको।